जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो ये कक्षा अतीत से वर्तमान के चलेंगे। ये ऑलरेडी इसका मैंने एक बार क्लासेस ले रखा है, इसका हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। आपको कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हैंड रिटन नोट्स या पीडीएफ ये प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के कर लीजिएगा। ये रिवीजन क्लासेज होगा, तेजी से इसको कंप्लीट करेंगे। 10 से 15 पेज का होगा। ये आपका हिस्ट्री का क्लासेज होगा, ठीक है। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम है, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सीआरटी से उठाया गया पहला अध्याय है आपका क्लास 6 का अतीत से वर्तमान अध्याय, जिसमें कोई पॉइंट नहीं लिखने के लिए था, कोई पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन नहीं आएगा। तो अध्याय 2 से देखते हैं कब, क्या और कैसे। इतिहास आपका होता है 3 तरह का होता है, और 3 भागों में बांटा गया है इसको: प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास। शॉर्ट में बोलेंगे क्योंकि रिविजन पॉइंट्स से देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट्स आपका रहेगा इस तरह से पॉइंट है। आपका पहला पॉइंट है प्राचीन इतिहास। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। पुस्तक से, हाथों से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों या भोजपत्रों में लिखी मिलती है। डॉक्टर स्नूकर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई के द्वारा समुद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए गए थे, जिन पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह की लिपि अंकित होती है। और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इस रेडियो कार्बन विधि जो होता है C14, जिसको कहते हैं C14 कार्बन 14 की मात्रा का पता लगा करके उस जीव की आयु ज्ञात करते हैं, यानी जो कितने साल पुराना वो जीव है। तिथि का मतलब है कि पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। खुदा वक्स लाइब्रेरी आपको पटना में है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पालीगंज में स्थित है। भरतपुर में स्थित है। अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। भौगोलिक पृष्ठभूमि आप जानते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि इस तरह से, भौगोलिक पृष्ठभूमि चारों भागों में बटा हुआ है। उत्तर के पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश को तराई के जंगलों से बाहर होकर के हिमालय के शिखर तक फैले हैं। इसमें हम कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का अलग करती है। विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा की पहाड़ी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं। दर्रा, पहाड़ी के बीच में सक्रिय रास्ते हैं। खैबर, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा, अफगानिस्तान के बलूचिस्तान मैदान के बीच हिंद कुश के सफेद को पर्वत श्रृंखला में बोलन से पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है, जो कि क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया। महापाषाणी संस्कृति में मृतकों का दफनाने उनके चारों तरफ बड़े-बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। कोहडिया में और एवं चौपनी मांडू में ऐसे स्थान है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिला है। कहाँ पर मिला है? कोल्डिया और चौपान में, ऐसे स्थान में। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों ने सिंध को हिंदोस और इंडोस कहा था। इसने किसने कहा था? तो कहा भी हिंदोस है। हिंदुस तो किसने कहा था आपका? तो उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों ने बोला था। ईरानी और यूनानी ने। अब मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। मगध जो प्रथम बड़ा साम्राज्य था। प्रारंभिक समाज के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और बुढ़नी और पंचमढ़ी है, और इसमें समाज देखने को मिलता है। भीमबेटका और बुढ़नी और पंचमढ़ी अगर पूछेगा तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश, एमपी में। शिकारी लोग गुफा के अंदर से दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे, और वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया जाता है। बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों को बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया जाता है।
ये सारे चित्र आपको भिमबेटका गुफाओं यानी एमपी में पाया जाता है। पेशराग में बिहार के मुंगेर जिले में जो अवस्थित है। पेशराग का बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। 2 से 3 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर प्रारंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले प्रारंभिक मानवों के इस तरह के औजार मिले हैं। पेशरा संभवतः आवास निर्माण स्थल है। पाषाण काल अर्थ है पत्थर से है। 3 भाग है। पूरा पाषाण काल शिकार प्लस भोजन, आग का आविष्कार और अस्थायी निवास, ये सारे पूरा पाषाण काल में मिलता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और फिर आता है मध्य पाषाण काल, उसका नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब पाषाण काल में क्या है, पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे, चित्र बना और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता ने हेरोडोटस को कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन जिला में भीमबेटका आपका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा कौन से चित्रों के लिए? शैल चित्रों के लिए। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है। बोगाजकोई अभिलेख है। भारत महाद्वीप में प्रारंभिक मानव के निशान बिहार मुंगेर पैसरा से मिला है। बिहार के मुंगेर पैसरा से मिला है। भारतीय महाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार के पैसरा मुंगेर के पैसरा में मिला है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख आपको बोजाकोई अभिलेख में मिलता है। ऑलरेडी इसको पढ़ा रखे हैं इसलिए तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं। भारतीय महाद्वीप में प्रारंभिक निशान आपको बिहार मुंगेर पेशरा में मिलता है। अब नेक्स्ट अध्याय है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक के देश के पहाड़ियों की तलछट से हुई है। पहले ही वहीं के रहने वाले लोगों को खेती प्रारंभ किया गया था। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको ये कहाँ से क्या चीज़ मिला है ये एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आती है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, ये सारे मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में मिलता है। चावल, जानवर की हड्डी कोलडीवा में मिलता है, उत्तर प्रदेश में। कोलडीवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खूर के निशान, हड्डी अगर मिलेगा तो कोलडीवा पहुंच जाएगा, खुर के निशान तो मेहरगढ़, फिर पाकिस्तान में चले जाएगा खुर के निशान। और गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये बुर्ज होम में मिला है कश्मीर में, बुर्ज और कश्मीर में। गेहूं, चना, जौ, चिरांद बिहार में मिला है। गेहूं, चना, जौ, चना से याद रखिएगा चिरांद, ओके, चना चिरांद बिहार में मिला है, ठीक है। चना देगा, जरूर देगा ऑप्शन में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये सारा आपको मिला है पैचनपल्ली आंध्र प्रदेश में। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। चावल, जानवर की हड्डी कोलडीवा उत्तर प्रदेश में मिला है। और आपका है फिर चावल, जानवर, खुर के निशान मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी आपका बुरजोर कश्मीर में है। और गेहूं, चना, जौ, चिरांद बिहार में है। कला चना और बाजरा ये सारे चले पेचलपल्ली आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके पाकिस्तान में है, जहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहली 3 स्तर नवपाषाण काल का, और प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद के बारे में जानिए। बिहार के स्पेशल में बिहार पेशरा बिहार के छपरा में पलता है। बिहार अस्थायी सभ्य जीवन पहली नवपाषाण संस्कृति से है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ के पत्थर से के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सिंह इनसे बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले, यानी एक समूह में मिलने का मतलब है सब लोग एक साथ खाना बना के खाते थे। मिट्टी के बर्तन और काफी सुंदर एवं जो काले, नीले और लाल धूसर रंग के हैं। काले, नीले और लाल धूसर रंग के हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौना भी मिले हैं। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले कुत्ता कौन बनाया? कुत्ता को। चिरांद बिहार पर छपरा बिहार अस्थायी सभ्य जीवन में पहली बार नवपाषाण संस्कृति मिला है। चिरांद जो बिहार के छपरा में अस्थायी सभ्य नवपाषाण मिला। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। ये दोबारा रिपीट किया हुआ है, सेम चीज को है, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वो टाइपिंग में एरर आ गई होगी, उसके कारण वो दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट अध्याय है आपका प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। नवपाषाण के बाद क्या हुआ? धातु युग, यानी कि धातु युग स्टार्ट हुआ, मेटल युग जिसको कहते हैं। धातु युग में निम्न शहरों का विकास हुआ: खुर्जी, उमरी सिंध, सरायखेला, जलीलपुर उत्तर पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, ये जरूर आता है, कालीबंगा राजस्थान में। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी के तलछटी से प्राप्त किया जाता था। पहला धातु अगर कौन सा है? तांबा। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन में शांग सभ्यता विकसित हुई थी उसमें। नवपाषाण के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानव संस्कृति में समावेश में प्रवेश हुआ। चलिए ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज के लगभग 150 साल पहले पश्चिम आपको कहाँ पर हुआ? पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरातत्व खंडर का पता चला। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले कोई नगर की खोज हुई तो हड़प्पा है। हड़प्पा अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित था। पश्चिम हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न था और दुर्ग ऊंची जगहों पर बसा था। पूर्वी हिस्सा जो बहुत निचले एवं साधारण लोग वहां पर रहते थे। हड़प्पा की नगर की स्थिति देख लीजिए और इसके खोजकर्ता और कहाँ पर है, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इससे बहुत क्वेश्चन आता है। हड़प्पा का नगर है, जैसे कि हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी पर है। हड़प्पा, इसको याद रखने के लिए हद कर दी आपने गाना से आप कोरिलेट कर सकते हैं। हद कर दी आपने, हो से हड़प्पा, दो से दयानंद साहनी। ये 1921 में रावी नदी पर तट पर है। मोहनजोदड़ो, मोहलिया रेपिया ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, यानी मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी और सिंधु नदी पर 1922 में अगले साल खोजा गया। कालीबंगा राजस्थान में है और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान, जिसको ब्रजवासी लाल ने कहा, ब्रजवासी लाल यानी कि ब्रजवासी जो लाल हैं उन्होंने खोजा है। नेक्स्ट 1961 में घग्गर नदी है। कालीबंगा आपको कहाँ पर है? घग्गर नदी, ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। लोथल आपका गुजरात में है। रंगनाथ राव ने खोजा है इनको 1954 में 54 में भोगवा नदी के तट पर है। लोथल, लोथल, लो में लोथल, यहाँ भो से भोगवा, कुछ लग रहा है ओ कड़ है, जिस दोनों में रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है। धोलावीरा है, RS बिष्ट ने है, नूनी नदी पर है 1989 से 90 के बीच में। धोलावीरा, धोलावीरा बताइएगा कहाँ पर है? लोथल मैंने बता दिया। चनहुद्रो आपका है गोपाल मजुमदार, सिंध नदी पर है। चनहुद्रो आपका पंजाब में पड़ता है। रंगपुर आपका है सिंध नदी पर 1931 में गोपाल मजूमदार। रंगपुर आपका है माधव स्वरूप बस ने मादर ने 1931 से 53 में खोजा गया। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, जिसे पुरातत्व बिंदु में से महासागर कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी थी। तालाब के फर्श के तराई गई ईंटों से बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नान का पानी इसी कुआं से निकाले वाले गए पानी से भरा जाता था। स्नान में पानी निकलने की व्यवस्था थी। ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। देखिए सबसे ज्यादा जो पॉइंट इसी से आता है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज मिला है? एक तालाब मिला है, यानी बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, महान स्नानागार जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा महान स्नानागार। और दोनों सिर पर क्या है उसको नहीं जानने से मतलब, ये क्वेश्चन यहीं से आता है। मोहनजोदड़ो से, यानी मोहन मतलब महान, तो यानी महान स्नानागार मिला है। नेक्स्ट स्नानागार के चारों ओर कमरे बने होते थे। ये क्या क्या चीजें उसको समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए। विशिष्ट अवसर पर स्नान क्या होता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचनाएं मिली है। इन संरचना को अनागार या कोठरा के रूप में पहचान की गई। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल दोनों में, यानी ये राजस्थान में है, ये आपका गुजरात में, दोनों नजदीक में पड़ता है। अग्निकुंड वहां पर प्राप्त हुए, जो कि यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण की सभ्यता हड़प्पा के साथ समय से शुरू हुई, यानी कि शहरी सभ्यता, नगरीकरण यानी कि होते था। अब हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन था, यानी कॉपर युगीन था, कांस्य युगीन था। हड़प्पा मातृ शतात्मक, यानी माता की सतात्मक होता था। स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले यहाँ का देन है, हड़प्पा का ही देन है। स्वास्तिक जो आपका चिन्ह इस तरह से बनता है, स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, इस तरह से।
और यहाँ पे बिंदु होता था, स्वास्तिक का चिन्ह। और हड़प्पा के निवासी का रुचि शतरंज खेलने में था, चेस खेलने में। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। ये क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के लोग क्या चीज से अनभिज्ञ थे? तो फेरम से, लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहा की जानकारी नहीं था, फेरम। चलिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त तो लाल रंग होते थे, यानी मिट्टी जो लाल रंग के होते थे। हड़प्पा का व्यापारी स्तंभ मेसोपोटामिया से था, व्यापारिक संबंध आपका था हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से। हड़प्पावासी वृक्ष पशु की पूजा करते थे, अर्थात प्राकृतिक पूजक थे, या प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे ताकि संभवतः भूत प्रेत जादू टोना, और हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे, दोनों चीजें थे, जलाते भी थे और उसको दफनाते भी थे। हड़प्पा के सड़कें और नालियाँ के बारे में जानते हैं। हड़प्पा के नगर प्राय एक या दो मंजिले के या कुछ तीन मंजिले के थे। प्रत्येक घर में एक आंगन थी, आंगन हुआ करता था। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़कों की बजाय गली में खुलते थे, गली में खुलते थे। नगरों की सुव्यवस्था व्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी थी। इसके साथ साथ नल की जल की निकासी नालियों के साथ उचित प्रबंधन थे। नालियों और सड़कों के एक किनारे का एक संपूर्ण काटती थी। हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे। पहला, तांबा आपका मिला है राजस्थान के खेतरी में, राजस्थान के खेतरी में मिला। सोना आपका कर्नाटक आपको भी मिलता है, सोना आपको बेंगलुरु कर्नाटका में, कोलड़ में। चांदी अफगानिस्तान ईरान में मिला है। वैद्युत मणि आपको अफगानिस्तान बदख्शां में मिला है। फिरोजा आपका मलेशिया में मिला है। समुद्री उत्पाद गुजरात में मिला है। लकड़ी आपका जम्मू से मिला है। इसको दोबारा से रिपीट कर दे तो तांबा आपका राजस्थान से मिला है, सोना आपका कर्नाटका से मिला है, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, वैद्युत मणि आपका अफगानिस्तान से, फिरोज आपको मिला, समुद्री उत्पाद मिला है यहाँ से। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है, मेहुला जो सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संबंध मेसोपोटामिया से है, मेसोपोटामिया सभ्यता से है। हड़प्पा का व्यापारिक संबंध ये दोबारा रिपीट हुआ है, आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्ति की भारी संख्या में मिली है, यानी पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां जो मिलती है आपको हड़प्पा में मिली है। हड़प्पा के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानते थे, धरती की उर्वरता को मानते, यानी मातृत्व देवी की पूजा का प्रचलन था। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है। इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है। महादेव, ओके, महादेव यानी शिव भगवान का। एक सिंह वाला गेंडा, कोबड़ वाला सांड का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर यानी कि मंदिर की पूजा वो लोग नहीं करते थे, लेकिन देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। एक सिंह वाला जो आपका बैल है या सांड है, उसका ज्यादा वहाँ पर मान्यता। अब धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात के पश्चिम कोने में बसाता है। कहाँ पर? गुजरात के पश्चिम कोना में, यानी इस तरह से डायरेक्शन देंगे तो इस साइड वाला पश्चिम साइड में बसा हुआ था। धौलावीरा 3 भागों से विभाजित था। गढ़ी नगर आपका नगर किलेबंदी थे, मध्य में किलेबंदी नगर और मध्य आपस में जुड़े थे। निचला हिस्सा किलेबंदी नहीं था। राजकीय, सामाजिक और धार्मिक सभाओं में उत्सवों के लिए खूब चौड़ा और खुला मैदान था। ये आपके धौलावीरा से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखिए। और लोथल से समझते हैं, गुजरात, ये भी लोथल आपका गुजरात में ही है। और लोथल खंभात के खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था। यह भी हड़प्पा का ही एक नगर था। शहर के किलेबंदी की गई थी और किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ी के मोहरे भी यहाँ पे मिले, फारस की खाड़ी के मोहरे यहाँ मिले। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लोथल जलीय मार्ग, क्योंकि गुजरात का पार्ट जो ये है, ये पार्ट आपका सारा समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा काल का ह्रास होने लगा था, यानी कि हानि होने लगा था। पतन के कई कारण इतिहास के ने दिए थे। पतन के कई कारण है। नेक्स्ट अध्याय 6 पर चलते हैं। जीवन के विभिन्न आयाम।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग आरंभ हुआ था। वैदिक युग द्वारा स्टार्ट हो गया था। दो भाग आपका है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग वैदिक को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष तीन वेद जो आता है। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सबसे नया अगर आधुनिक पूछेगा तो अथर्ववेद आप लगाइएगा। ब्राह्मण, आर्यंकर और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अब आते हैं वैदिक साहित्य में। 4 वेद है, वेद 4 है, जिसमें ब्राह्मण 9 है, वेदांग 6 है और आर्यंकर 6 है। फिर से वेद 4 है, ब्राह्मण 9 है, वेदांग 6 है और आर्यंकर 6 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आरंभिक उपनिषद में कितने थे? आरंभिक में 13 था, और कुल उपनिषद अभी 108 है, अभी 108 है, ठीक है। वेदों को श्रुति यानी सुना सुना हुआ भी कहते हैं। वेदों को क्या कहते हैं? वेदों को श्रुति यानी कि सुना हुआ भी कहते हैं। वेद को भाषा को प्राकृत यानी वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। वेदों की प्रश्नों की रचना करने वाले लोग को खुद को आर्य कहते हैं। वेदों की प्रार्थनाओं को ये रचना करने वाले लोग, जो भी प्रार्थना करता था उसको खुद को आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। ओके, आर्यों के विरुद्ध दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे ये आर्यों के देवता में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया था। फिर से बताया, आर्यों के विरुद्ध दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अर्थात आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है। अब आर्य के बारे में जानते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह में जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। आर्यों का अर्थ होता है, आर्य के मतलब शब्द का अर्थ है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों में समूह जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर में, इस साइड में आपको देखा है पश्चिम उत्तर भारत में अपना निवास बनाया और उसमें भारत में नई संस्कृति लाया। संस्कृत भाषा यूरोपीय था, यूरोप और भारत और यूरोप से संबंधित है संस्कृत भाषा। आर्य का आविर्भाव कहाँ पर हुआ? वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवासी स्थल के लिए सप्तम सैंधव सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया था। ये ऋग यानी वैदिक आर्य में कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवासी स्थल के लिए सैंधव शब्द का प्रयोग किया। सप्त सैंधव क्या होता है? सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ। सप्त सैंधव मतलब सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो देख लीजिए, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सरस्वती है, अद्वितीय दृष्टदंती है। गंगा यमुना द्वाबा, गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र होता है द्वाबा। द्वाबा क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान है। गंगा यहाँ पर से गंगा है और यहाँ यमुना है, तो दो इसके बीच के भाग को कहते हैं दोआबा, ठीक है। नेक्स्ट ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वो धनी माने जाते थे। गाय को लेन देन का साधन मानते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ये क्वेश्चन आता है कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद का उल्लेख आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का आपका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किसमें? तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। तीसरे, त्रिदेव कहते हैं ना, 3 देव से याद रखिएगा, 3 ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऋग्वेद आपका गायत्री मंत्र हुआ, जिसको कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः नमो तस्मै। ये सारे मंत्र आपके गायत्री से मंत्र है, पूरा बाद में बताएंगे। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानते हैं। सबसे पवित्र आपको सरस्वती नदी बोलते हैं। सबसे नया वेद आपको बताया अथर्ववेद है। वैदिक काल में जो राजा कर बस होता था उसे बलि कहते थे, बलि कहते थे। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडको उपनिषद। संगीत का जनक सामवेद, 100 से संगीत और 100 से सामवेद याद रखिएगा। यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख मिला है। कर्म कांड जितने भी होते थे, जैसे अगर कोई मर गया उसका कर्म कांड ही क्या होगा, अलग क्या क्या चीजें हैं, वो सारा यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा होता था। यार उत्तर वैदिक काल में क्या कृषि सबसे प्रमुख धंधा होता था। ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीले के साथ
अक्सर युद्ध किया करता था, मतलब ये गाय मेरा है, ये घर तेरा है, इसके लिए युद्ध करते थे। गौ धन के लिए धन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव करते थे जो बहादुर हो, जो था कि गाय की रक्षा किया जा सकते, उसको सरदार करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेदी राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी अस्थायी शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणा और क्षेत्रीयता को इंगित करने के लिए जैसे जनपद, राष्ट्र और राज्य का उल्लेख कम मिलता है वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। और राजन एक कबीले के एक मुखिया मात्र है, बस वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। राजन जो होता है कबीले के मुखिया होता था। ऋग्वैदिक काल में विद्य का सबसे ज्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे। समिति आम लोगों के लिए संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इस संस्था के बैठक में महिला भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में के मुख्य पेशा पशुपालन था। ऋग्वैदिक में मुख्य पालन क्या होता था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक में एक अनाज यज्ञ का उल्लेख मिला है। ये लोग जौ यानी जौ को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ की खेती कबीला से कराते करते थे। यह आमतौर पर कम समस्या में तैयार हो जाता था, कम समस्या में तैयार हो जाता था। में एक अनाज यज्ञ का उल्लेख मिला है। ये लोग जौ यज्ञ की खेती कबीला से करते थे। यह आमतौर पर कम अवस्था में तैयार हो जाता था। इंद्र युद्ध का देवता था, अग्नि आग का देवता था, और ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण राज्य यानी क्षत्रिय और योद्धा का काम करते थे। वैश्य एवं शूद्र एवं 4 वर्णों की कल्पना की जाती थी। ऋग्वेद में 4 होते थे, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। चलिए, उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक के बाद स्टार्ट होता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी 500 के डिफरेंस में। आर्य पशुपालन के लिए खेती भी करते थे। उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। खेती प्रारंभ और अस्थायी हुआ था, प्रारंभ हुई और अस्थायी होना हो गया। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा, ये सारे हैं स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर करके जन्म दे रहे थे। उदाहरण के तौर पर क्रूर एवं भरत जन मिलकर के क्रूर जनपद का जन्म दे रहे थे। दुर्वश और कृवि जन मिलकर के पंचांग जनपद को जन्म दे रहे थे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ वैदिक सभ्यता एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाओं कमजोर पड़ने लगी। राजा को परामर्श देने वाला संस्था बन गई और बलि को स्वेच्छा से बलि लोग स्वेच्छा से देते थे। उस पर राजा से अनिवार्य कर्म में बदल दिया जाता था। बलि जो है स्वेच्छा से लोग देते थे, उस पर अब राजा ने अनिवार्य कर में बदल दिया था। पुरोहित में लोगों को 4 वर्ग में पुरोहित जो होते थे पुजारी लोग, वो लोग 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। जैसे ये वर्ण है ब्राह्मण यानी वेद अध्ययन करने वाला, क्षत्रिय युद्ध करना, ये लोगों की रक्षा करने वाला, वैश्य जो होता है कृषक और व्यापारी करने वाला, और क्षत्रिय उसके बाद आता है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करता था। लोगों की सेवा करने वाला सबसे नीचे का। नेक्स्ट है महिलाओं और शूद्रों के वेदों का अध्ययन करना का अधिकार प्राप्त नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को यानी नीचे तबके का महिला भी नीचे तबके में मानी जाती थी, उनको वेद का अध्ययन नहीं करना अधिकार नहीं था। यानी वेद अगर पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, जो कि गलत था। जैसे कि क्षत्रिय का भी संतान होगा। एग्जाम। अब नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में मौखिक रूप से दी जाती थी। मौखिक यानी कि वर्बल रूप होता था। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु जी के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। 12 वर्ष रहना पड़ता था। शिक्षा यानी कि बच्चा अगर 8-10 साल का गया, 8 साल का गया तो वो सीधे 20 साल के बाद घर आएगा वापस, युवा होकर के, ज्ञानी होकर के। शिक्षार्थियों को वेदों को मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था, यानी कि बोल बोल कर पढ़ाया जाता था। वेद के अलावा गणित और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। गणित और व्याकरण की आरोहिणी की कला की कहानी। अन्य वेदों और शास्त्रों को बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदात्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
आरुणि जो हुआ, आरुणि वेदों और शास्त्रों को बहुत बड़ा ज्ञाता प्राप्त बना और अध्यायक ऋषि से के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इना इनाम गांव, इनाम गांव क्या है? महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती थी। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती थी। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियाँ छतें फूस की बनी होती थी। यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग के ज्यामिति आकृति बनी होती थी। इनाम गांव में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग का सबसे सूचक रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया जाता था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। मृतकों के मिट्टी के बर्तन, खाने की पीने की वस्तु, औजार, हथियार गहने की खुदाई में मिले। ये सारी चीजें साथ में बांध दिया जाता था कि होता है दान पुण्य करने के लिए कि उसके साथ चला जाएगा। अध्याय 7 पढ़ते हैं। प्रारंभिक राज्य, बौद्ध एवं जैन धर्मों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। अब यहाँ से महाजनपद शुरू हो गया, यानी राजा राजवाड़े की कहानी शुरू हो जाएगी। फसलों पर लगाए जाने वाला कर क्या होता था? उपज का 16वां हिस्सा, 1/16 हिस्सा, यानी कि लगभग आप देखेंगे 1/16 करेंगे, 1/16 तो 100 का कितना आ जाएगा? 16 6 96, 6.25 के आसपास, लगभग 6.25 का हिस्सा 1/16 हिस्सा होता था। मगध की राजधानी ग्रीविज, दूसरी मगध की राजधानी ग्रीविज यानी जो राजगीर होता था ग्रीविज, और दूसरी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा। मगध के दोनों राजधानी राजगीर और पहाड़ियों से आपका पाटलिपुत्र नदियों से घिरी होती थी। ये राजगीर जो है पहाड़ों से घिरी होती थी और पाटलिपुत्र नदी, गंगा नदी और ये सारी चीजों से घिरी होती थी। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, अनुस्वार वाला बिंबिसार हर्यक वंश का था। कौन सा? हर्यक वंश का था। इसकी स्थिति को मजबूत देने के लिए कौशल एवं लिच्छवी राजवंश की को राजकुमारी से विवाह हुआ था। इसको और मजबूती देने के लिए किससे शादी कर लिया? लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी से विवाह कर दिया। लिच्छवी, इसी लिच्छवी यानी जो लिच्छवी है वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का। हर्यक वंश को मगध का वास्तविक वंश माना जाता है। हर एक वंश को ही मगध का वास्तविक वंश माना जाता है। जो बिंबिसार का राजवैद्य जीवक। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हरा करके काशी प्राप्त किया। काशी जो कि आपका बनारस पड़ता है, किसको हरा करके? तो प्रसेनजीत को हरा करके बिंबिसार ने प्राप्त किया। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। मगध का आपका यानी कि हर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। धनानंद। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बना। अजातशत्रु जो है अपने ही पिता बिंबिसार की, इसको प्रतिहंता इसी के कारण कहते हैं। अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या करके राजा बना। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, जो जिसका अजातशत्रु का बेटा था, वो वही बना, यानी कि बिंबिसार का पोता। पाटलिपुत्र किसने बनाया संस्थापक है? तो उदयन ने बनाया था। प्रमुख गणतंत्र क्या है? शाक, लिच्छवी, बज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोही, मौर्य, ये सारे प्रमुख गणतंत्र हुआ करते थे उसमें। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली, बज्जी जो होता था उसके आपका ये बज्जी जो है इसका वैशाली हुआ करता था। 8 गणों का संघ, यानी कि मिलजुल कर विवाद निपटाना, इसको बज्जी का के रूप में होता था। हेडा स्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। मृत्यु आपका मलेरिया के कारण बेबीलोन में हो गया था सिकंदर का। हेडा प्रीज का युद्ध जो होता है सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है। बज्जी संघ में लिच्छवियों के एक प्रमुख गण होता था। लिच्छवी जो है एक प्रमुख गण होता है। इसकी सीमा वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर में जिले एक तक फैली है। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में देखने को मिलता है, गंगा के उस पार। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। बिंबिसार के समय में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे, इसीलिए तो उनके बच्चे से या बहन से या बेटी से शादी किया था इसने, ताकि अपना राज विस्तार कर सके। यहाँ का राजा चेटक था। यहाँ का राजा कौन था? चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार, मैंने बताया अभी, लड़की का विवाह इसलिए किया ताकि वो अपना विवाह विस्तार कर सके। चेटक से कर दिया और मैत्री स्थापित किया, वहां से दोस्ती स्थापित किया। अंग जन्म
जनपद बिहार में है। अंग आपका जनपद है, आपका बिहार में मिलता है। अंग प्राचीन भारत के 16 जनपद में से एक है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग जनपद का उल्लेख कहाँ को मिलता है आपको? ओ से अंग, ओ से अथर्व, ठीक है, अंग और अथर्व याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटा दबा लीजिएगा। मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी राजगीर थी। मगध के राजा की अजातशत्रु राजगीर से मिलती थी। लिच्छवी एक गणराज था। बज्जी संघ थी राजधानी वैशाली की। और मगध के राज्य शासन महाचन के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मगध के शासन धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए और नेक्स्ट अध्याय में नए प्रश्न नवीन विचार, नए प्रश्न नए विचार है। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व का प्रचलन बढ़ गया। कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। यहाँ पर कृषि क्षेत्रों का उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर के सीखना, गुरु के समीप बैठकर सीखना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। संस्थापक गौतम बुद्ध है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 563 जिसको कहते हैं 563 ईसा पूर्व BC जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता सुधोधन है और माता महामाया। ये माया भी कहीं जगह लिखा रहता है, सिर्फ माया। पत्नी यशोधरा है। पुत्र इनका राहुल है। राहुल इसलिए पढ़ा गया है कि इनके राहों में रुकावट के रूप में आता है। जब उनका जन्म हुआ था उनसे 3-4 महीने के अंदर ही वो घर को छोड़ करके चले गए गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ नाम था। जन्म प्रतीक आपका है कमल और सार। प्रथम गुरु आपका अलामाला अलामाला और एक और थे, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया आपको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं। और गौतम बुद्ध के जन्म के समय में बहुत धर्म के प्रतीक क्या है तो ये देख लीजिए। जन्म आपका कमल और सार का है और गृह त्याग आपका घोड़ा है। और प्रथम उपदेश जिसको धर्मचक्र के रूप में जानते हैं। निर्वाह यानी पद चिन्ह है आपका। निर्वाह यानी कि घर से निकलने का। मृत्यु स्तूप के रूप में होता है, मृत्यु स्तूप के रूप में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। बौद्ध त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ होता है। अपने वाणी पर को ताड़ में इतना मत रशो कि वे टूट जाए। अपने बीना के तार में इतना मत रशो कि वो टूट जाए। ना ढीला रखो कि संगीत ही ना निकले, यानी मध्यम मार्ग के, मध्यम अष्टांगी मार्ग के बीच में हो जाते, ना तो वो ज्यादा रोष होते थे ना ज्यादा ठंडा। मध्यम मार्ग से निकल जाओ जिंदगी के, वो ये का मूल मंत्र था, मध्यम मार्ग से निकलने का। इसी गीत को सुनकर के बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। इसी गीत को सुनकर के बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध बिच्छू यानी पुरुष होते थे। विष्णु को महिला को के रहने का स्थान को बिहार कहते थे। इन सभी लोगों को जो रहने को जगह को बिहार कहते थे। ये इसी से नाम बिहार पड़ा है। अब ये उपदेश देखिए कहाँ कहाँ क्या चीजें हुए सभाएं। प्रथम आपका हुआ था 1483 ईस्वी में। 1483 में उनका जन्म हुआ। उससे कब हुआ था? 563 में, ईसा पूर्व में 563। और उनका प्रथम उपदेश 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप अध्यक्ष था। और अजातशत्रु जो मैंने बताया बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय आपका हुआ था ठीक 100 साल बाद वैशाली में शवाकामी में हुआ, काला अशोक के शासन में। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र जो पटना है। मौगलीपुत्र तीस के और अशोक उसमें अध्यक्ष था। काल शासनकाल चल रहा था। ये अध्यक्ष के बारे में कम पूछता है, ये शासनकाल जरूर याद रखेगा। चतुर्थ आपका हुआ था 98 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडल ग्राम में। अशु घोष इसका अध्यक्ष था। और कनिष्क इसमें हुआ था। कनिष्क यानी कि ये सारे कनिष्क जितने भी थे ये तो कश्मीर में ये सारी चीजें हुआ था। कुंडल ग्राम बना आपका कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर। चलिए इसको दोबारा बता देता हूँ, इसका है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आपका 483 में राजगीर महाकश्यप था अध्यक्ष अजातशत्रु के। द्वितीय आपका इसके 100 साल बाद यानी कि 383 वैशाली शवाकामी कलाशोक के समय। तृतीय आपका 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा मोगलीपुत्र से अशोक इसमें पूछता है। चतुर्थ आपका 98 ईसा पूर्व कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अशोक घोष आपको कनिष्क में इसका शासनकाल था। आयोग की याद हो गया होगा, दोबारा एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट या फिर पेज पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गाय के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिया था? बुद्ध श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। श्रावस्ती, ठीक है।
बुद्ध के मरणोपरांत उनके शरीर में अवशेष में निर्मित संरचना को स्तूप बनाया गया था। लगभग उनको बताया जाता है 12 खंडों में इनको शरीर को काट करके 12 स्तूप बनाया गया था अलग अलग जगह। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु इनको 483 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु आपको 483 में कुशीनगर गोरखपुर में हुआ। 483 ईस्वी गोरखपुर में, तो 483 में कैसे वो दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट है महाकश्यप। नेक्स्ट है अच्छा अध्यक्ष दूसरा हुआ करता था, अध्यक्ष महाकाश में ये लोग होते थे। मगध के राजा बिंबिसार उनके अनुयायी थे। मगध के राजा उनके बिंबिसार है और इन्हीं का जो है जीवक होता था। इनके भी जीवक ने बुद्ध का और बिंबिसार दोनों का इलाज किया था इसी के समय। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म शब्द है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिन यानी जीतने वाला। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं संस्थापक है ऋषभदेव। 23वें पार्श्वनाथ हैं जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। मूल नाम था वर्धमान महावीर था और जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और मृत्यु हुई 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ था। पिता इनका है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के ही नाम से ले सकते हैं। जातक कुल के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला देवी थी जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। किससे? यशोदा से हुआ। ज्ञान की प्राप्ति केवल जो हुआ 12 साल की तपस्या के बाद, जिस ज्ञान की प्राप्ति को केवल कहते हैं, और तो 12 साल की तपस्या के बाद हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। इसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी अच्छा देखो, अच्छा सुन, ज्ञान लो और अच्छा आचरण करो। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामली हुए थे। जमाली जम गया, आकर के खाना खाने लगा। जिसको दामाद जी जमाल जी कहते हैं, आकर जम गया, जमाली याद रखिएगा। जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते थे ताकि सांस लेने में किसी भी कीड़े या आदि की हत्या ना हो जाए, यानी वो हत्या किसी भी करना ना चाहते थे। तो ये अभी कोरोना के टाइम में अभी इस पर एक कमेंट भी आया। जैन लोग को पहले से पता था कि ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया। कर्म को प्रधान। जैन धर्म को ऐसा माना जाता है कि त्रिरत्नों को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 नजीकों की कहानी को कठोपनिषद में से लिया गया। उपनिषद में विचारों का संलग्न होता है महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की प्राकृतिक भाषा में और बुद्ध की पाली भाषा में, इनकी प्राकृतिक भाषा में दी गई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये आपने बता दिया, आचरण जिसको कहते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा लेता है, यानी जीवन मरण के जो आपका जीवन है उससे छुटकारा पा लेता है। अध्याय अब आता है 9, प्रथम साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध सम्राट का सम्राट बना। बिंदुसार के बाद अशोक जो है मगध सम्राट का सम्राट बना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी थे जो कि अमात्य कहलाते थे। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी और जिलों के देखभाल स्थानीय गांव की देखभाल गांव की मुखिया करते थे, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। जिलों के देखभाल स्थानीय एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया जिसे ग्रामिक कहते थे। उड़ीसा के कलिंग युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी के बाद कलिंग युद्ध जो हुआ था उड़ीसा में, उसके बाद 263 ईस्वी में 263 ईसा पूर्व बताया जाता है। सुदर्शन झील आपको गुजरात में का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म थे, लेकिन उनका पुत्र जो है अशोक बाद में वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। गुरु था चाणक्य कौटिल्य जिसको कहते हैं, इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य। इन्होंने ही चंदू से बना करके चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था इसको चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी मेगास्थनीज था, इसने ही इंडिका पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? प्रथम यूनानी
चंद मेगास्थनीज था। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए संबंध में जानकारी मिलती है। धम्म अर्थात होता है संस्कृत शब्द जिसका होता है प्राकृतिक रूप नेचुरल प्राप्त करना। वर्तमान में इलाहा जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जहानाबाद में मिलता है। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुहा आदान में दिए जाने का विवरण मिलता है। 1837 में जेम्स फिलिप्स ने कब 1837 में जेम्स फिलिप्स नामक अंग्रेज ने विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के शिलालेख से मिलता है। तो क्वेश्चन भी आता है अशोक के शिलालेख को पढ़ने के लिए कौन सबसे पहले प्रयास किया था? तो वो है 1837 में जेम्स फिलिप्स को जाता है, अंग्रेज वैज्ञानिक। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, जिसमें इसी के नाम पर संघमित्रा एक्सप्रेस चलता है, जो कि भागलपुर से बेंगलोर के लिए हो जाता है। तो किसको? संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल की श्रीलंका को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म की यानी ये सारी चीजें शांति में विश्वास करने लगा था। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष पर 4 शीर्ष बने हुए हैं, 4 शीर्ष आपको, लेकिन 3 आगे से दिखता है, 1 पीछे रहता है। तो 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बनाया गया तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्यमेव जयते आपका देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य की ही विजयी होती है, सत्य की ही विजयी होती है, ये आपका सारा चीजें हैं। चलिए, बिहार के ही चंपारण जिले में रदिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौड़िया अरेराज स्तंभ दर्शनीय। नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिलता है, बिहार के चंपारण में आपको मिलता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। बिहार के रागपुरा में जिले अशोक स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, बिहार के रामपुखा में। शिलालेख में जानते हैं ब्रह्म लिपि है, यानी जो कि बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। खराष्टी लिपि के बारे में पूछता है, जिसको राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा लंबा है। सबसे बड़ा लंबा कौन सा है? 7वां। 7 सबसे बड़ा लंबा है। धोनी का बर्थडे यही में आप ऐड कर सकते हैं, सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा लंबा चक्का 7वां। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय 10 के बारे में, शहरी एवं ग्राम जीवन। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। किसके कारण से पतन हुआ? लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं प्रशासनिक कमजोरी के अक्षम अधिकारी थे, इसके कारण इसका पतन हो गया था। सुदर्शन झील का जिक्र आपको रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मध्य एशिया से भारत लौटते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता है, जो चीन के रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता है, रेशम मार्ग पर रखता है। हिंदी यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। हिंदी यूनानी ने सोने के सिक्के, अगर पूछेगा कहाँ था, तो हिंदी यूनानी ने सोने के सिक्का सबसे पहले हिंदी यूनानी ने प्राप्त किया। आहत सिक्के चांदी और सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्के इसे कहा जाता है। आहत सिक्के किसको कहते हैं? चांदी या फिर सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत बनाए जाने के कारण आहत सिक्के इसे कहा जाता है। ठीक है, कुषाण शासकों के सिक्कों में बौद्ध धर्म की चित्र मिलता है। कुषाण आपका बौद्ध धर्म के चिन्ह मिलता है। पटना के विकना पहाड़ी संभवतः किसी इस समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान थी। ये पटना विकना पहाड़ी। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जो कि ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी, गृहपति कहलाता था। दक्षिण भारत के बड़े किसान को बिल्लाल कहा जाता था। बिल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान को उन्नबाड़ कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों का कैडिशार और अधिमलाई कहा जाता था। कश्मीर कौशल विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आपको हीरा के लिए कश्मीर कोलर विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित था, इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। जातक कथाएं आप आम लोगों में प्रचलित है, इसका संकलन किसी ने जातक आपको मिलेगा बौद्ध धर्म से। एक आता भी है जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है, ये इसी के बारे में बताता जातक कथा है। समकालीन भारत के तटीय शहरों में टोंडी, मुरजिस, बुहार,
अरिक, मेडू समकालीन व्यापारिक नगर थे। समकालीन भारत के तटीय शहरों में टोंडी, मुजरिश, पुहाड़, अरिक मेडू समकालिक व्यापारिक नगर ये था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अध्याय है 11। सुदूर प्रदेशों में संपर्क। सुदूर प्रदेश यानी आसपास के प्रदेशों से संपर्क किसे होता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। किसका? शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का स्थापन कौन? पुष्यमित्र शुंग थे इसके संस्थापक, और अंतिम था बृहद्रथ। अंतिम प्रमुख मौर्य शासक। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिलिंड था, जो कि बौद्ध साहित्यों में से मिलिंड के नाम से जाना जाता है, यानी मिलिंद के पंथों के नाम से जाना जाता था। फिर से बताता हूँ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा पतन आया? तो मौर्य के बाद आया शुंग वंश के स्थापना। शुंग इसके साथ पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित किया। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर ले आया था। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को, किसको? अश्वघोष अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया था। कौन ले आया था? तो कनिष्क ले आया था। ठीक है, कनिष्क ले आया था। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, परंतु इस बात पर कुषाण का शासक का नियंत्रण था। किसका निशान था? कुषाण। इसका शासन का नियंत्रण कुषाण के पास था। रेशम मार्ग आपका रोम से चीन के बीच के रेशम का व्यापार होता था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाया था। ये पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ बलि की प्रथा का विकास हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक भी इसी का था, कनिष्क भी यही था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास था, यानी बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास करता था। गंधार शैलों को अधिकांश मूर्तियां जो है बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार के जितने भी शैली आपको देखने को मिलती है। गंधार कहाँ पर पड़ता है बता दीजिएगा। गंधार को मध्य प्रदेश का उसमें। गंधार को इंडोमिक शैली कहा जाता था। इसको इंडोमिक शैली कहा जाता था। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। मथुरा शैली में आंध्र प्रदेश के अमरावती में से बुद्ध की मूर्ति मिली है। कई बुद्ध की मूर्ति मिली है। कहाँ पर मिला? आंध्र के अमरावती से। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त होते हैं। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बयान के पहाड़ को काटकर को बनाया गया। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान के पहाड़ को काट करके बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 12 है, नए साम्राज्य एवं राज्य। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त आपका समुद्रगुप्त को ही बिना बजाते हुए देखा जाता है। समुद्रगुप्त को ही और चीजें हैं इसमें जानते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख यानी मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के सिक्के आदि से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त हरिसेन था। हरिसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। और गुप्त के वंशावली देखिए, आपका श्रीगुप्त आपका 240 से 280 लगभग 40 साल तक रहे। और घटोत्कच आपका है, जो कि घटोत्कच आपका है 280 से 319 तक रहा है, लगभग ये भी 39 साल तक रहा है। अब चंद्रगुप्त प्रथम है 319 से लेकर के 335 ईसा पूर्व नहीं, सिर्फ ईस्वी है। ठीक है, समुद्रगुप्त आपको 335 से 375 सबसे ज्यादा यहीं पर आपको देखने को मिलता है। और ये लगभग आपको मान के चलिएगा 3 और 4 लगभग 40 साल तक ये भी है, 40 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और ये आपका रामगुप्त है आपका 75 से 15, 75 से 25 15 आपका हो गया। ये आपका ये भी 40 साल, सब 40 साल। कुमारगुप्त आपका यहाँ पर भी आपका 30 साल के आसपास में रहा, 15 से 55। अस्कंदगुप्त आपका 55 से लेकर के 67, सबसे कम ही अस्कंदगुप्त है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटा करके इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। अस्कंदगुप्त को हटा करके
चंद्रगुप्त द्वितीय बना। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। ये किसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय? तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटा करके योग पुत्र ये इसका बना था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, इनकी पुत्री कौन है? प्रभावती की शादी क्या है? दक्षिण भारत के बकाटक नरेश रुद्रसेन से की थी। चीनी यात्री आपका फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में शिक्षा महान केंद्र आपका हुआ करता चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के समय में कुमारगुप्त ने इसके शासन में कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हेंगसांग एक चीनी यात्री था। हेंगसांग जो है चीनी यात्री था। पल्लवों को प्रथम आपका महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ करता है। पल्लवों का द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवों की वास्तुकला को काष्ठ एवं कदरा कला से मुक्त है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा लिखी गई है। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आपको मिला है किसमें? तो हरिसेन ने लिखा है। प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। कामरूप असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। कामदेवी यहाँ पर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर यहीं पर है। चलिए, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना जो कि हुनों के पराजित किया और शंकरादित्य की उपाधि है। क्या? शंकरादित्य यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। शंकरादित्य की उपाधि धारण की। प्रथम हुन आक्रमणी जो है तोरनमल है, इसका पुत्र मिहिर गौतम बुद्ध के प्रति घृणा करता था। इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध विहार को नष्ट किया। जो अब आता है यहाँ पर दुश्मनी शुरू हो गया। प्रथम हुन आक्रमणकारी कौन था? तोरमल जिसको कहते हैं तोरमल। इसका पुत्र तो मिहिर था जो कि गौतम बुद्ध के प्रति घृणा करता था और गौतम बुद्ध के जितने भिक्षु थे और बिहार को नष्ट किया था। अब अध्याय आता है संस्कृति और विज्ञान के बारे में। भारत के इतिहास में चौथी और 5वीं सदी के बीच समय का सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुमार संभव ने कालिदास शिव पार्वती के प्रेम का वर्णन इसी में मिलता है। कालिदास कुमार संभव जो आपको लिखा गया है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन भी आता है इसमें क्या चीज का वर्णन मिलता है? तो शिव और पार्वती के प्रेम का वर्णन मिलता है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कालिदास की रचना क्या क्या चीजें हैं? तो ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम ने किया था। फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है। कालिदास की रचना ऋतु संहार में, मेघदूत में, कुमार संभव और रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम मिलता है। 1 2 3 4 यहाँ पर और ये 5 टोटल 5 बुक है। इनका 5 बुक में कोई भी आ सकता है। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से देखिए, मिद्रा राक्षस के लेखक हैं। मिद्रा यानी कि महान मिद्रा राक्षस बहुत बड़ा होगा, इसलिए विशाल दत्त ने मैंने बताया अभी तक। मिद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन मिलता है। चाणक्य की योजनाओं के बारे में मिलता है। किसके? चाणक्य यानी राजनीतिक के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमर कोश का रचना किया था। अमर सिंह है तो अमर के बारे में चर्चा करेगा। अमर कोश की रचना किसने किया? तो चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक था अमर सिंह। अमर कोश की रचना किया। अब कोश है तो मतलब धन और इसके बारे में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ। कामसूत्र के लेखक है
वात्स्यायन ने। कामसूत्र समझ सकते हैं, संबंधित है आपका काम से। इसका वात्स्यायन यानी कि अपने कोई कामसूत्रों पर काम न करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला। तो वात्स्यायन को यानी अपने वाणियों पर कंट्रोल करने वाला वात्स्यायन देवरा। याद करने के लिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे कोरिलेट कर रहा हूँ। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ये याद ही होगा आपको। और गृह, गर्भगृह किसको कहते हैं? मंदिर के अंदर एक का भाग जहाँ मूर्तियाँ रहती थी, उसको गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर मूर्तियाँ रहती थी। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है, ईंटों से हुआ है। मूर्ति कला के क्षेत्र में चौथी से लेकर के 5वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा उभरा। ठीक है। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावर मंदिर में देखने को मिलता है। देवगढ़ के दशावर गढ़ में चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफा मिलता है। अजंता की गुफा कहाँ पर बता सकते हैं? अलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने किया था। अलोरा आपको महाराष्ट्र में पड़ता है कि मध्य प्रदेश में? बताइएगा, कंफ्यूजन होता है कई लोग। अलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। सबसे पहले ऋग्वेद की पुस्तक की रचना हुई। सबसे पहले ऋग्वेद हुआ, और आयुर्वेद और विद्वान और महान चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आयुर्वेद के लेखक कौन है? तो आपको धन्वंतरी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है और यह अपनी ध्रुव पर घूमती है। ये आपको पृथ्वी जो है गोल है और अपने ही ध्रुव पर घूमते रहती है, और सूर्य एक जगह स्थिर है। ठीक है, हम लोग सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ध्रुव पर सूर्य की परिक्रमा करता है, और एकमात्र यह ग्रह है जहाँ पर वायु उपलब्ध है। नेक्स्ट है शिलादीक आरंभ, तमिल भाषा में, तमिल शिक्षा में। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है जो इनका कालिदास ने रचना किया। हर्षवर्धन की रचना नागनंदन और रत्नावली। ये हर्षवर्धन की रचना क्या है? हर्षवर्धन ने क्या क्या चीज लिखा? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगर हर्षचरिता के बोले में तो वाणिभट्ट ने लिखा है। तो हर्षवर्धन की रचना नागनंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका है। इलंगो की शिल्पपादिका की रचना किसने किया? इलंगो ने शिल्पपादिका की रचना की। अब अध्याय 14 पर चलते हैं। डॉक्टर सदाशिव केशव महान पुरातत्विक एवं इतिहासकार हुए थे। सदाशिव जो हुए थे, इनके बारे में बहुत आता है। सदाशिव पुरातत्विक वेद थे। काशी प्रसाद जय शिवाल एक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। काशी प्रसाद मिर्जापुर, इनकी पुस्तकों ने इतिहास के लेख में क्रांति ला दी थी। पटना संग्रहालय की स्थापना केपी जायसवाल के प्रयास से हुआ था। पटना संग्रहालय आपको देखने को मिलता है, तो केपी जायसवाल के द्वारा, केपी जायसवाल, ठीक है, केपी जायसवाल याद रखिए। केपी जायसवाल को नंद में श्याम जी, कृष्ण वनलाल हरदयाल, वी.डी. सावरकर से संपर्क हुआ था। केपी जायसवाल के बारे में तो इनसे संपर्क हुआ। बिहार एवं उड़ीसा के रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं केपी। बिहार और उड़ीसा में रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो केपी जायसवाल है। केपी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना की। केपी जी ने बिहार अध्यक्षता की स्थापना की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया केपी जायसवाल ने 1930 में किया था। 1930 में किया था। बिहार युदा एसेज, बिहार युदा एसेज के संस्थापक है आर.आर. दिवाकर है। आर.आर. दिवाकर है। तो इस तरह से नेक्स्ट अब लास्ट पेज है आपका, एनसीईआरटी से लिया गया है ये इतिहास। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कवर किया गया। तो आपका एनसीईआरटी में दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। इसमें सारी चीजें बस इसमें हम कंप्लीट करेंगे, जो चीजें 7 पॉइंट में कंप्लीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा है, क्या, कब, कहाँ, कैसे। प्राचीन काल में लोग संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में का प्रयोग करते थे। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से हुई। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। सिंधु घाटी के सहायक नदी आपके ब्यास, सतलज और रावी थी। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से हुआ था। जो नदियाँ बड़ी नदियों में आकर के मिलती है वो सहायक नदी कहलाती है। अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ा अभिलेख मिलता है, 7वां में सबसे बड़ा मिलता है, उसमें भी अभिलेख। गंगा के दक्षिण में पहला गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पांडुलिपियां क्या होता है? किस पेड़ के छाल से बनाए जाते थे? किसी पेड़ के छाल से बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट है आखेट है और खाद्य श्रृंखला के से भोज और इसके सारे, ये प्रश्न मैंने एनसीईआरटी में समाहित किया गया है। नेक्स्ट अध्याय 3 में देखते हैं, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन क्या होता है। कोल्डिवा आपको मिला है उत्तर प्रदेश में।
और बुर्ज जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम मिला है, बिहार में चिरांद मिलता है, और बुर्ज वर्गाकार और आयताकार महाकानों के अवशेष आपको मेहरगढ़ में मिला है, मेहरगढ़ आपको मिला है। और नवपाषाण काल स्तर में असम में दार्जिलिंग हेडिंग्स अवस्थित है। आरंभिक मानव अपना भोजन का इंतजाम निम्न रूप से करते थे। जंगली जानवर का शिकार कर करके, मछली और चिड़िया पकड़ करके, जैसे पेड़ पौधे पत्तियां फल फूल मूल इकट्ठा करते थे। गेंडे के नीचे घर बना करके गेंडे के नीचे घर बना करके रहने का गर्तवास कहा जाता था। क्या कहते थे? गंडे के नीचे रह करके गर्तवास। गंडे के नीचे तो गो गर्तवास, गो से गंडा, गो से गर्तवास ही होगा। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे बनाते थे। शैल क्षेत्र क्या था? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाएं से है। आरंभिक मानव के औजार लकड़ी और पत्थर और हड्डियों के बने होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के से बनते थे। कुरनूल के गुफाएं से राख के प्रमाण मिलते हैं। कुरनूल करनाल होगा, कुरनूल की गुफा से राख के मिले हैं। नेक्स्ट अध्याय चैप्टर 4 है आरंभिक नवागढ़। बुर्ज होम कश्मीर में जमीन के नीचे निवास करने में मिला है। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ आपको मिलता है चौकड़ों आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। चौकड़ या आयताकार घर आपको मिलता है रेक्टेंगल टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे पहले पालतू आपको बनाया गया कुत्ता को, फिर भेड़ को, और उसके बाद बकरी को। भेड़ फिर बकरी। मेहरगढ़ के प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। 4 या उससे अधिक। अग्निकुंड आपके कालीबंगा आपको देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान और लोथल से मिले हैं, और कालिंगा और लोथल से मिला है। महान स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो, महान से महान, मोह से मोहनजोदड़ो, मोह से महान और मोह से मोहनजोदड़ो याद रखेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। लोथल स्थित है गुजरात में। क्या बताती है हमें किताब? वेदों की संख्या आपको 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उसको सूक्त कहते हैं, सूक्त कहते हैं। सूक्त की संख्या कितने हैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वेदक राजा के धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऋग्वैदिक काल में घोड़े लड़ाई एवं रथ खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा थी। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा आपके परिवार की भाषा थी। ऋग्वेद में ऋषि मातंग सतलज एवं व्यास नदी के साथ वार्तालाप है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद कहाँ से लिखा गया? तो ऋषि मातंग और सतलज व्यास और नदियों के साथ वार्तालाप है। मातंग, सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप है। नेक्स्ट है चरक ने चरक संहिता लिखा। चरक ने चरक की संहिता लिखेगा। और ऋग्वेद में पुरोहितों और राजाओं को समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। ऋग्वेद में पुरोहितों एवं राजाओं के समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। वैदिक काल से जनता एवं पूरे समुदाय के जन विष का प्रयोग होता है। बस चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक के प्रसिद्ध वैद्य। चरक ने चरक संहिता लिखा है। चरक संहिता मैंने अभी बताया। चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी का वर्णन किया। 360 हड्डी का वर्णन किया। ऋग्वैदिक पुरोहितों का काम और यज्ञ और अनुष्ठान करवाना था। पुरोहित जो होता था, पुजारी जिसको कहते थे, पंडित, उसका यज्ञ काम करना था और यह अनुष्ठान करने का काम। ऋग्वेद में वर्णित देवता आपका सबसे ज्यादा वर्णित होता था, वो सबसे ज्यादा इंद्र की। और नेक्स्ट और 7वां चैप्टर है आपका नए प्रश्न और विचार इसमें है, इसके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक है सिद्धार्थ गौतम है। सिद्धार्थ गौतम, उसी का नाम गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, लुम्बिनी में। और महावीर की शिक्षा जियो और जीने दो है, यही थी। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर आपको महावीर थे 24वें सदी तक। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सब नृत्य में दिया था। उपनिषद का अर्थ होता है पास आना और बैठना और फिर सुनकर के ज्ञान प्राप्त करना, और इसी या फिर अपने गुरु के पास बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना। गुरु बुद्ध के मार्ग होता है मध्यम मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग इसको कहते हैं, मध्यम मार्ग। ठीक है। महावीर लिच्छवी के प्रमुख थे। लिच्छवी के प्रमुख थे। अविवाहित होने की अवस्था को ब्रह्मचर्य कहलाई। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। और बुद्ध के बारे में पूछेगा तो आप बोलिएगा 29 वर्ष में, 1 साल पहले। और इनको
ज्ञान की प्राप्ति 6 साल के बाद 35 या 36 में प्राप्त हुआ है, और इनको प्राप्त हुई 12 साल के बाद। इनको ज़्यादा तपस्या करना पड़ा और 12 साल में प्राप्त हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, इसके संस्थापक ऋषभदेव हैं। नन और बिच्छू बिच्छू गुहा में रहते थे, गुहा में रहते थे। चलिए, इसी के साथ ये आपका क्लास 6 का मैंने कंप्लीट कर दिया। टोटली 11 पेज का इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको कंट्रोल आप ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया करके आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा। ए टू जेड थोड़ा बड़ा है, सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट तो करना पड़ेगा आपको। ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया, मैंने स्पेलिंग लिख दिया, इसी तरह से आप सर्च कर लीजिएगा। इंडिया का स्पेलिंग आप लोगों को पता ही होगा। ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।